हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे एरर्स की, जो हम लोग टेस्ट करते हैं और उसके अंतर्गत जो एरर्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने मार्शल की जो उन्होंने चार टाइप्स डिवाइड किए थे: इंटरप्रेटेटिव एरर्स, वेरिएबल्स एरर्स, पर्सनल एरर्स और आपके कांस्टेंट एरर्स, इसकी बात हम लोग किए थे। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिकल एरर्स की, क्योंकि हम जब भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और जो हमारी स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग की हम लोगों को स्टैटिकल एनालिसिस करनी होती है। स्टैटिकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो वहाँ अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर स्टैंडर्ड्स को जो है अगर प्रभावित हो रहा है या स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हमने अप डाउन कर दिया या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो वहाँ पर स्टैटिकल एरर्स हो जाते हैं। और स्टैटिकल एरर्स आपके कहें तो डिस्क्रिप्टिव अगर आपकी स्टैटिक्स है तो उसमें भी हो जाते हैं। और जो निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स की बात करें तो वो भी हो जाते हैं, तो ये आपके स्टैटिकल एरर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्टैट्स में हम लोग चलते हैं स्टैटिकल एरर्स की तरफ, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके स्टैटिकल एरर्स जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एरर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव की बात मैंने की। आप लोग इससे पहले स्टैट्स पढ़े भी होंगे, क्योंकि यूजी थर्ड ईयर्स में भी आप लोगों को स्टैट्स पढ़ाए गए होंगे और फिर पीजी में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव एरर्स जो रिलेटेड हैं आपके स्टैटिस्टिक्स से, तो यहाँ पर जो आपके वर्णनात्मक सांख्यिकी के कहने का अर्थ है, वर्णनात्मक जो सांख्यिकी त्रुटियाँ होती हैं उसको ज्ञात करने के लिए दो विधियों का सहारा लिया गया है। जो आपकी वर्णनात्मक सांख्यिकी त्रुटियाँ होती हैं, इनको ज्ञात करने के लिए मूल रूप से दो तरह की विधियाँ होती हैं जिनसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एरर्स हैं या नहीं है। और किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्णनात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो इसमें जो आपकी पहली विधि होती है उसको स्टैंडर्ड एरर्स कहा जाता है, और दूसरी जो आपकी विधि है उसको बोला जाता है प्रोबेबल एरर्स, यानी संभाव्य त्रुटियाँ। ठीक है। तो यहाँ जो आपकी मानक त्रुटि और संभाव्य त्रुटि है, मानक स्टैंडर्ड एरर्स जो है, मानक त्रुटि और संभाव्य जो त्रुटि होती है, इसमें एक स्थिर संबंध होता है। मानक त्रुटि और संभाव्य त्रुटि में एक तरह का स्थिर संबंध होता है। मानक त्रुटियाँ जो होती हैं वो छोरों के अंकों के प्रति संवेदनशील होती हैं। और संवेदनशील हम क्यों कहें? ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन की इनके द्वारा गणना की जाती है। यानी हम लोग जब भी निकालते हैं आपकी मानक त्रुटियाँ, तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिविएशन ज़रूर निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन। ठीक है। तो यहाँ मानक विचलन की जब गणना की जाती है तो ये जो आपकी मानक त्रुटियाँ होती हैं उनका पता चल पाता है, इसलिए इसमें संवेदनशीलता अधिक होती है। मानक विचलन के जो अंक होते हैं उसमें मध्यमान में अंतर अधिक होता है। जो दोनों छोरों के आपके अंक होंगे, जो स्कोर होंगे, और उनके मध्यमान में डिफरेंसेस अधिक होते हैं, तो उस अंतर का वर्ग और भी अधिक हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम उसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो जैसे ही हम रूट स्क्वायर निकाल रहे हैं वो और अधिक हो जाता है। अब 2 हमारा मान लीजिए कि आ रहा है, तो 2 2 जो 4 आपका हो जा रहा है, तो आपका स्कोर जो है वो अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम जो मान ज्ञात किए हैं एस डी का, मानक विचलन का जो मान ज्ञात किए गए हैं, वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इस स्थिति में संभावना त्रुटि की गणना की जाती है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? चूँकि स्टैंडर्ड डिविएशन का हम हमेशा वर्गमूल निकालते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं और स्टैट्स में एस डी निकालते हैं, तो
एसडी में आपका रूट स्क्वायर निकालना ही ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे ही रूट स्क्वायर निकलता है उसका मान बढ़ जाता है। ठीक, ये जो स्थिति होती है ये आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को अशुद्ध कर देता है। स्टैंडर्ड डिविएशन कहने का मतलब है कि जो एरर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो संभावना त्रुटि होती है वो उसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि संभावना त्रुटि की गणना की जाएगी ऐसी स्थिति में। जब हमारा वो आपका एस डी अशुद्ध होगा तो संभावना त्रुटि हम करेंगे ही, काउंट करेंगे ही। तो यहाँ मानक जो त्रुटि है और सामान्य त्रुटि है, मानक त्रुटि और सामान्य त्रुटि, ये दोनों ही ये बताते हैं कि हमारे जो प्राप्त जो आंकड़े हैं उसमें कितनी त्रुटि है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मानक विचलन को हम निकालेंगे यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का चूँकि जो मान होता है वो वर्ग हो जाएगा, रूट स्क्वायर निकालते ही हैं, इससे जो मान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब हमारे अंकों का मान बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन में अशुद्धता की संभावना बढ़ने लगती है। ठीक है, इस स्थिति में हम संभावना त्रुटि की ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो संभावना त्रुटि वही एनपीसी की बात हो रही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह जैसे इसको निकाला जाता है, तो संभावना त्रुटि वहाँ पे निकालेंगे हम। संभावना त्रुटि की जब गणना होती है तो यहाँ मानक त्रुटि और सामान्य त्रुटि ये दोनों को शो करने लगती है। मानक त्रुटि और सामान्य त्रुटि दोनों को शो करती है। इससे जो हमारे आंकड़े होते हैं, जो हमको आंकड़े मिले होते हैं, जो प्राप्त होते हैं हमको, उसमें कितनी त्रुटि है, उसमें कितनी त्रुटि है इसका पता चल जाता है, या त्रुटि की संभावना है कि नहीं है, कितनी त्रुटि है ये भी ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही त्रुटि में संभावना है कि नहीं है ये भी मेजर करना होता है, तो संभावना त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये जो त्रुटियां होती हैं इनकी काउंटिंग करने के बाद यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि ये त्रुटियां जो हैं यूं ही हो गई, यूं ही का मतलब कि संयोग बस है, ऐसे ही चांस की वजह से हो गया है, या हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें विचलनशीलता हुई है। यहाँ जो हम त्रुटि ज्ञात कर रहे हैं, संभावना त्रुटि जब हमको ज्ञात हो जाती है तो काउंट करने के बाद, सपोज दैट मैंने काउंटिंग की या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई, तो उसके दौरान जो हम काउंटिंग करते हैं उसमें यह ज्ञात किया जा सकता है कि ये जो त्रुटियां हुई हैं वो किस कारण से हुई हैं, इनका रीज़न क्या है। यानी यूं ही ये चांस के कारण ऐसे ही संयोगवश हो गई हैं, उम्मीद नहीं थी, हो गया, ऐसी त्रुटियां हैं, या ये त्रुटियां जो है हमारे वेरिएबल्स रिलेटेड हैं। यानी वेरिएबल्स में जो आपकी विचलनशीलता आती है, जो वेरिएबल्स में आपके ये विचलित हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, ये ज्ञात किया जा सकता है। ये जो त्रुटियां संयोग के कारण होती हैं, मान लीजिए कि अगर कोई त्रुटि संयोग की वश हो गई, ऐसे ही चांस की वजह से हो रही है, तो संयोगवश जो आपकी त्रुटियां हैं ये देखा जाए तो मैक्सिमम कम ही होती हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे संयोग नहीं बनेंगे कि आपकी कैलकुलेशन में ऐसी चीज़ें आ जाएं कि आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो एरर्स शो करने लगे। तो यहाँ पे जो इस कमियाँ हैं संयोगवश, उसकी जो कहे फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम कम ही होती है। लेकिन अगर ऐसे जो आपके एरर्स हैं जो वेरिएबल्स की वजह से हो रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल्स के मान सपोज डॉट कि अगर आपके वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, तो उससे जो आपकी त्रुटियाँ होती हैं मैक्सिमम अधिक वहीं पर होती हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान जो हमारी संभावना त्रुटि है, मान लीजिए एस डी हमने निकाला और एस डी में उसका हमने रूट स्क्वायर निकाला, तो रूट स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, उनका मान बढ़ जाता है। तो यहाँ एस डी में जो डेविएशन हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका अधिक हो जाएगा, तो ये अशुद्ध एक तरह से हो जाता है।
क्योंकि रूट स्क्वायर निकालना मस्ट हो जाता है यहाँ पे। इसको इससे से बचने के लिए हम संभावना त्रुटि की गणना करते हैं। ठीक, संभावना त्रुटि की गणना से ये पता हमको चलता है कि हमारा जो मानक त्रुटि है और सामान्य त्रुटि है ये कहाँ कहाँ पर है और कितनी मात्रा में है। यानी जो संभावना त्रुटि है वो मानक त्रुटि और सामान्य त्रुटि दोनों के बारे में बताती है। साथ ही जो हमारे स्कोरिंग की गई है, जो हमारे आंकड़े किए गए हैं, इट मीन्स डाटा कलेक्शन जो किए गए हैं, तो वो डाटा कलेक्शन में कितनी त्रुटि है इसका मेजरमेंट या त्रुटि की संभावना है कि नहीं है, जो डाटा कलेक्शन किए गए हैं उसमें त्रुटि है कि नहीं है या त्रुटि की संभावना है, इसका मेजरमेंट करना होता है। तब भी संभावना त्रुटि हमारी कारगर सिद्ध होती है। इन त्रुटियों का जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे एरर्स पाए गए, तो इससे ये भी हम जान पाते हैं कि ये जो त्रुटियाँ हुई हैं वो सिर्फ बाय चांस हो गई या किसी वेरिएबल्स में डेविएशन हुआ उसकी वजह से हो रही हैं। तो यहाँ अगर सपोज दैट अगर हम चांस की बात करें तो बाय चांस मैक्सिमम कम आपके एरर्स होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं जो आपके बाय चांस हो जाते हैं, संयोगवश त्रुटियाँ हो जाती हैं। लेकिन आपकी वो वेरिएबल्स जिसमें डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, सपोज देयर 2 और मोर वेरिएबल्स हैं, तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंसेस शो करते हैं उसमें मैक्सिमम आपके एरर्स दिखाई देने लगते हैं, अधिकतम वहीं पे आपकी एरर्स शो करते हैं। त्रुटि का कम या अधिक होना ये निश्चय करना कि हमारे जो रिसर्च है उसकी जो नेचर है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो रिजल्ट आउट हुए हैं उसके व्यवहार में लाने पे निर्भर करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के बीच में अगर डिफरेंसेस शो हो रहे हैं और वेरिएबल्स के बीच में अगर अधिकांश रूप से ज़्यादा डिफरेंसेस शो हो रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे जो त्रुटियाँ होती हैं, ऐसे जो एरर्स होती हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। आपके एरर्स कम या अधिक होने का जो मीन्स की एरर्स कम होंगे या अधिक होंगे ये हम कैसे निश्चित कर लेते हैं। तो यहाँ जब भी हम रिसर्च करेंगे तो रिसर्च की आपकी प्रकृति क्या है, रिसर्च जो आप करने जा रहे हैं या जो आपने रिसर्च किया है उसका नेचर क्या है, सब्जेक्ट आपके व्यवहार में या सब्जेक्ट के व्यवहार में परिवर्तन लाने में आप कितने सक्षम रहे हैं, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कितना डिपेंड किया है, ये सब शो करता है आपके डाटा कलेक्शन में। क्योंकि डाटा कलेक्शन से मैक्सिमम आपके एरर्स जो होते हैं होने की संभावनाएं होती हैं। तो कभी हम 5% तक ही त्रुटि के संयोग के कारण स्वीकार कर लेते हैं और कभी 1% ही त्रुटि को स्वीकार करने की आपत्ति महसूस करते हैं। तो ये जो आपके एरर्स हो रहे हैं उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ता है। तो इस प्रकार की जो आपकी त्रुटियां होती हैं ये त्रुटियां आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एरर्स कही जाती हैं। ठीक, दूसरी मैंने बात की थी आप लोगों से स्टैंडर्ड एरर्स की। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर्स, स्टैंडर्ड एरर्स जो होता है वो उस समय होने की संभावना उसकी होती है जब हम किसी सैंपल का मीन ज्ञात करते हैं। जब भी हम किसी सैंपल का, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी कोई जीव संख्या होती है, जीव संख्या से हम लक्ष्य जीव संख्या लेते हैं और लक्ष्य जीव संख्या से हम सैम्पलिंग करते हैं या प्रतिदर्श एकत्रित करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी लक्ष्य जीव संख्या से हम सैंपल ले रहे हैं और वहाँ पर उस सैंपल का हम मीन ज्ञात करते हैं, मध्यमान, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में ऐसा प्रश्न जरूर आपके उठेगा कि यह मान कहाँ तक सही है। भाई मैंने लक्ष्य जीव संख्या ले लिया, लक्ष्य जीव संख्या से मैंने सैंपल ले लिया, सैंपल का मैंने मीन निकाल लिया, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि हमारा जो ये इसका मान होगा, जो मीन इसका है, ये सही ही होगा, क्योंकि हम जीव संख्या से ले रहे हैं और वो जीव संख्या जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हो। ठीक, तो यहाँ प्रतिनिधित्व तो वो कर रहा है लेकिन कहाँ तक वो सही है ये हम लोगों को नहीं पता।
ये दिमाग में हमेशा प्रश्न बनेगा आपके। तो कहाँ तक ये सही है ये जानना हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है कि हम मीन निकाले हैं, लेकिन क्या ये मीन तक सही है। कहने का अर्थ है कि प्रतिदर्श का जो मीन है, इसी प्रतिदर्श की संपूर्ण जनसंख्या के जो आपके मीन होते हैं या मध्यमान होते हैं, से कितना कम या अधिक होगा जो आपने ले रखा है सैंपल। तो वहाँ वो कितना अधिक होगा कितना कम होगा, ये पूरी जो हम जनसंख्या से ले रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या से ही ना हम सैंपलिंग करेंगे। तो यहाँ जो आपके प्रतिदर्श का जो सैंपल का मीन है, इसी सैंपल की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसके मीन से कितना कम या अधिक होगा, ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी होता है। तो दोनों मध्यमानों में, दोनों मीन्स जो आपके सैंपल के मीन है और जो आपकी पूरी जनसंख्या है, होल जो आपकी होलनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो संपूर्ण जनसंख्या है, लक्ष्य जीव संख्या, उस दोनों के मीन में जो अंतर है, दोनों के मीन की मात्रा में जो अंतर है, वह मानक त्रुटि को व्यक्त करता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग। सैंपल आप लोगों को पता ही है, जब भी हम जीव संख्या की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, सोशल के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम सैंपलिंग हमेशा जीव संख्या से करते हैं। तो जीव संख्या के यहाँ संपूर्ण जो जीव संख्या होती है, उस जीव संख्या से हम लक्षित जीव संख्या, जिसको मैंने टारगेट कर रखा है, जो हमारा गोल है, उस लक्षित जीव संख्या से हमने सैंपलिंग की। जो सैंपल हम लेते हैं, ये मान लेते हैं कि वो सैंपल उस लक्षित जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ा जाता है, जो हमने सैंपलिंग की है उसका मीन निकालेंगे, और जो संपूर्ण जीव संख्या है, कहने का अर्थ है कि लक्षित जो जीव संख्या है उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो उसके बीच में डिफरेंसेस शो करेगा ही, सबका तो डिफरेंसेस शो करेगा। तो यहाँ जो आपकी संपूर्ण जीव संख्या का जो जनसंख्या उसका जो मीन है, जो आपके सिंपल का जो है वो मीन है, उन दोनों के बीच अंतर या कम होगा या अधिक होगा। तो ये दोनों के मीन की अंतर की जो मात्रा है, इसी को कहा गया है स्टैंडर्ड एरर, मानक त्रुटि व्यक्त करता है वही। सांख्यिकीय वितरण का मानक विचलन ही उस जनसंख्या की सांख्यिकी की मानक त्रुटि कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन of the distribution of statistics is called the standard error of that statistics। सांख्यिकी वितरण का मानक विचलन ही उस जनसंख्या की सांख्यिकी की मानक त्रुटि कहलाता है। क्लियर है। यहाँ मानक त्रुटि एक ऐसा मान है, मानक त्रुटि एक ऐसा मान है जो ये बताता है या ये इंडिकेट करता है कि जो सैंपल लिए हैं हम, जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है, उसका मध्यमान यानी मीन, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी मूल जनसंख्या के वास्तविक मानों में कम या अधिक है। ये कौन शो कर रहा है? आपका स्टैंडर्ड एरर शो कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर ही आपका ये शो करता है कि किसी सैंपल का, किसी भी प्रतिदर्श का जो मध्यमान है और उसका मानक विचलन यानी मीन और उसका एसडी जो है, वो उसकी मूल जनसंख्या के वास्तविक मान में कितना कम या अधिक है, इसको वो शो करता है। कौन शो कर रहा है? स्टैंडर्ड एरर्स। कहने का अर्थ है कि मानक त्रुटि मान किसी प्रतिदर्श के स्वरूप को समझने के लिए काफ़ी हद तक जो है हेल्प करता है। ठीक है, यानी मानक त्रुटि मान जो है किसी अगर हम सैंपल लिए हैं तो उसके पूरे नेचर को, जो आपका ये स्टैंडर्ड एरर है, वो सैंपल के पूरे नेचर को समझने के लिए आवश्यक है। आवश्यक नहीं कहेंगे, अति आवश्यक, क्योंकि सिर्फ आवश्यक छोटा हो जाएगा, ये पूरा शो करने लगता है। मानक त्रुटि जो मान है, इसको हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम उसको निकाल सकते हैं।
जो हमने सेलेक्ट किया है सैंपल, तो सैंपल जो हम लिए हुए होते हैं वो हम सैंपल हमारे मूल जनसंख्या के कितने निकट है। कहने का अर्थ है कि जो सैंपलिंग मैंने की है लक्ष्य जीव संख्या से, वो सैंपल जो हमारा है वो लक्ष्य जीव संख्या का कहाँ तक प्रतिनिधित्व कर रहा है, कहाँ तक, तो हमारी मूल जनसंख्या से कितना निकट है, यानी कितना ज़्यादा वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये सबसे आवश्यक हो जाता है। और ये हमको पता चलता है स्टैंडर्ड एरर से। कहने का अर्थ है कि जब भी हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो हमारी लक्षित जीव संख्या है उससे जो मैंने सैम्पलिंग की है, जो जनसंख्या है उससे जो मैंने सैम्पलिंग की है, तो हमारा जो सैंपल है, जिस सैंपल को मैंने सेलेक्ट किया है, वो सैंपल कहाँ तक प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारी लक्षित जीव संख्या का। तो लक्षित जीव संख्या का जितना अधिक प्रतिनिधित्व करेगा, तो कहने का अर्थ है कि हमारा सैंपल हमारे लक्षित जीव संख्या से उतने ही नज़दीक होगा। लक्षित जीव संख्या का अगर प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, यानी हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो लक्षित जीव संख्या का प्रतिनिधित्व कम से कम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे सैंपल से दूर होगा। यहाँ स्टैंडर्ड एरर जब हम कम निकालना शुरू करेंगे, या स्टैंडर्ड एरर्स को जब हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे, तो ये हमको पता चल जाता है कि हमारा जो लक्षित जीव संख्या और जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस जितना ज़्यादा होगा एरर्स उतने ज़्यादा होंगे, डिफरेंसेस जितना कम होगा एरर्स उतने ही कम होंगे। तो किसी भी अगर हम प्रतिदर्श किया सैंपल की अगर मानक त्रुटि का मान जितना हम बोले तो कम होगा, तो कहने का मतलब कि मानक त्रुटि का मान जितना कम हो रहा है, सैंपल हमारा उतना ही प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारी लक्ष्य जीव संख्या का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जो आपकी प्रतिदर्श है, जो मैंने सैम्पलिंग की है, वो मूल जनसंख्या का उतना ही प्रतिनिधित्व करेगा। और उस प्रतिदर्श से, उस सैंपल से अगर हम स्टडी करना शुरू करें, तो स्टडी से उसके जो हमारा सैंपल है उसकी स्टडी से ये ज्ञात हो जाता है कि हमारी मूल जो जनसंख्या है वो कहाँ तक सही है। सही का अर्थ है कि वो कहाँ तक प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छे जो आपके सैंपल होते हैं, जो सैम्पलिंग की जाती है काफ़ी अगर अच्छी है, तो वैसे सैंपल में जो आपके स्टैंडर्ड एरर्स होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमने लक्ष्य जीव संख्या से सैम्पलिंग की है, वो जो हमारा सैंपल है वो लक्ष्य जीव संख्या का प्रतिनिधित्व अधिकतम करेगा। अधिकतम करेगा, तो लक्ष्य जीव संख्या के हमारा सैंपल नज़दीक होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर होने की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके मेजरमेंट होते हैं जिसमें कि आपकी स्टैंडर्ड एरर्स ज्ञात करने के लिए कुछ सूची का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि हम लोग कुछ फार्मूलेज जो होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करके निकाले जा सकते हैं आपके स्टैंडर्ड एरर्स। क्लियर है। आगे अब हम लोग बात करेंगे इसकी संभावित त्रुटि की। अभी तक हम लोगों ने बात की थी आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, मैंने दो एरर्स की बात की है, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर्स की। लेकिन अब हम बात करेंगे आगे संभावित त्रुटि की, प्रोबेबल एरर्स। ठीक है। जब संभावित त्रुटि में जब जो अलग अलग समय अंतराल पे अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड्स रिलेटेड है। जब भी हम कोई टेस्ट करेंगे, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ ऑब्जर्वेशन ज़रूर करेंगे। तो जब हम सपोज दैट कोई हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, अलग अलग समयांतराल पे किया, यानी दो अलग अलग अवसर थे, समय दोनों के अलग थे, उस समय मैंने कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर दिया। ठीक है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद हम उसकी पहले डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि हमको डाटा कलेक्शन करना है, तो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे मस्ट हो जाता है। तो जो दो भिन्न भिन्न समय अंतराल पे मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हैं,
मान लीजिए ग्रुप टेस्ट ले रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके जो पर्सन है वो सेपरेट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ अलग अलग व्यक्तियों की एक ही समस्या की अलग अलग अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो उतना आपका अधिक अंतर नहीं होता है। तो हमें वहाँ पे ये मान लिया जाता है, हम वहाँ पर ये मान लेते हैं कि अंतर जो है आपके सार्थक नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब दो भिन्न भिन्न अवसरों पे या समयांतरालों के ऑब्जर्वेशन में या दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनकी एक ही समस्या की अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो, तो उसमें अधिक अंतर नहीं होता है, तो हम उन्हें सार्थक अंतर नहीं मानते हैं। लेकिन यदि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में कम विचलन हो, यानी डेविएशन कम हो रहे हैं, दो अलग अलग आपके जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उसमें कम विचलन हो, तो हम दोनों को सार्थक मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम दोनों विचलन को माप, जो आपकी विचलन है या जो मैंने मेजरमेंट किया है, उनकी हम अगर सत्यता का पता लगाएं, कहाँ तक ये सही है, तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो त्रुटियाँ हो रही हैं वो संभावना त्रुटि हो रही है। यहाँ पर जो त्रुटियाँ हो रही हैं वो संभावना त्रुटि है, क्योंकि हम इसकी सत्यता का पता पूर्ण रूप से नहीं लगा पा रहे हैं। कारण क्योंकि दोनों के जो विचलन है और विचलन जो है आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, तो अलग अलग जो आपकी मेजरमेंट की गई है, यानी कहने का अर्थ है कि जो संभावना त्रुटि है आपकी प्रोबेबल जो एरर्स आपके शो कर रहे हैं, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग को फार्मूला एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। फार्मूले के द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि इसमें संभावना त्रुटि हुई है या नहीं हुई है। संभावना त्रुटि की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि जो डेविएशन हुए हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए। अब हम बात करेंगे निष्कर्षणात्मक त्रुटियाँ, इन्फरेंटियल एरर्स। निष्कर्षात्मक जो आपकी त्रुटियाँ होती हैं, जो इन्फरेंटियल एरर्स होते हैं, ये मूल रूप से दो तरह के होते हैं, टाइप 1 तो आपकी त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि। कहने का अर्थ है कि टाइप 1 एरर्स, टाइप 2 एरर्स या टाइप सेकेंड एरर्स, ये मैक्सिमम आप लोगों ने इस रिसर्च में पढ़ा होगा। ये रिसर्च की चीज़ ही है और आपके स्टार्ट्स में भी आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे एरर्स जो होने की संभावनाएं होती हैं। मेजरमेंट करने में जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे जो इस तरह के एरर्स होते हैं, तो रिसर्चियर से ऐसे कैसे एरर्स हो जाते हैं, उनकी इस एरर्स को अगर हम कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान थोड़ा सा रखना ज़रूरी होता है। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप फर्स्ट एरर्स की तरफ। जो आपकी टाइप फर्स्ट एरर्स हैं, इस प्रकार के जो एरर्स हैं वो आपके तब होते हैं जब नल हाइपोथेसिस को वास्तव में सही होते हुए भी उसकी काउंटिंग द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाए। कहने का अर्थ है कि ऐसी आपकी जो हाइपोथेसिस है, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमारा एक टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद हम उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। आपकी 3-4 हाइपोथेसिस हो जाती है, और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ नल हाइपोथेसिस ज़रूर बनाई जाती है, शून्य परिकल्पना जिसे कहा गया है। तो जो नल हाइपोथेसिस बनती है उसके बनाने का कारण ये होता है कि नल हाइपोथेसिस को जब भी रिसर्चियर बनाता है तो ये कोशिश उसकी यही रहती है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, अस्वीकार कर दी जाए। क्योंकि जैसे ही आपकी नल हाइपोथेसिस जो है अस्वीकार होगी, वैसे ही उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वास्तव में मान लीजिए कि जो रिसर्च हो रहा है वो सच है, सत्य है, लेकिन इसके बाद भी काउंटिंग करके इसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे आपके जो एरर्स होते हैं उसे कहा गया है आपकी टाइप फर्स्ट एरर्स। मीन्स हमारी मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस है, सपोज दैट हमारी ये नल हाइपोथेसिस है कि लड़के और लड़कियों की हम इंटेलिजेंसी में
डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं, और हमने नल हाइपोथेसिस बना लिया कि लड़के और लड़कियों की जो आईक्यू होते हैं उसमें अंतर नहीं है। ठीक, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि मैंने चूँकि यहाँ पर हम लड़के लड़कियों की बात करें तो यूँ या इसमें ग्रुप टेस्ट होगा, तो इन जो आपके ग्रुप हैं उसमें आपकी टी वैल्यू सपोज दैट 1.96 से कम आ रही है। जो आपकी टी वैल्यू आपने निकाला, तो यहाँ अगर 1.96 से कम आ रही है तो हम अपनी इस जो हाइपोथेसिस है उसको सभी जो हमारे आधार हैं, समस्त जो आधार हैं उस पर हम उसको सत्यता के स्तर पर हम अस्वीकार कर दिए। कहने का अर्थ है कि दोनों जनसंख्या जो मध्यमानों में वास्तविक अंतर है हम ये मान लिए, लेकिन जनसंख्या के जो आपके मीन है उसमें वास्तविक अंतर नहीं है। लेकिन मैंने क्या स्वीकार किया कि मध्यमानों में वास्तविक अंतर है, यानी मीन में उसकी वास्तविक अंतर है, लेकिन वास्तविक अंतर नहीं है। सच्चाई यही है कि जनसंख्या के जो मीन है उसमें वास्तविक अंतर नहीं है, और हमारा जो टी वैल्यू है उसके आधार पर हम कोई अंतर नहीं देख रहे हैं। ये जो आपकी एरर्स हैं, ऐसे जो आपके एरर्स होते हैं, इसी को आपकी टाइप 1 एरर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ऐसी जो एरर्स होती हैं, ऐसी त्रुटियाँ होती हैं, इनकी संभावना जो होती है वो लगभग कम ही होती है, लेकिन जो रिसर्चर अगर उस पर केयरफुली नहीं है तो होने की संभावनाएं बढ़ भी जाती हैं। इसे ग्रीक अल्फ़ा से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, संभावना की जो त्रुटि हो रही है यहाँ पे उसे ग्रीक अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं। पहले प्रकार की जो आपकी ये त्रुटि है, आपकी जो पहली त्रुटि है टाइप 1 एरर्स जो है, इसमें कहें तो जो इसका लेवल है इसमें एक विरोधागामी जो कहें एक विरोधी रूप से संबंधित है। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे कि यदि अगर महत्व है इसका काफ़ी अधिक स्तर होगा तो जो आपकी पहली त्रुटि है वो कम होगी, और यदि इसके महत्व का स्तर कम होगा तो ये इसकी त्रुटि बढ़ जाएगी। यानी इसकी महत्ता के स्तर अधिक होंगे तो त्रुटि कम होगी, और इसकी महत्ता का स्तर अधिक होगा कम होगा तो त्रुटि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि कोई हाइपोथेसिस है जिसमें कि इसका जो मान है वो 0.01 लेवल पर देखने पर हम इस प्रकार की त्रुटि की संभावना कम पा रहे हैं, लेकिन 0.05 लेवल पर अगर देख रहे हैं तो इसकी संभावना अधिक हो जा रही है। तो ऐसे जो आपके एरर्स होते हैं वो टाइप 1 एरर्स के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे एरर्स आपके जो सोशल रिसर्चेज होते हैं उसमें देखने में ज़्यादा मिलती हैं। जो आपके सोशल रिसर्च हो रहे हैं उसमें ऐसी आपके एरर्स मैक्सिमम हो जाते हैं। दूसरी बात मैंने की, ये तो बात हुई आपकी टाइप फर्स्ट एरर्स की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो टाइप सेकंड एरर की बात करेंगे। ये आपकी निष्कर्षणात्मक त्रुटियों के अंतर्गत आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टाइप सेकंड एरर्स की अगर हम बात करें तो ये एरर्स आपके तब होते हैं जब हम नल हाइपोथेसिस को वास्तव में गलत है, सपोज दैट आपका नल हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है, उसके बाद भी, यानी नल हाइपोथेसिस कम्प्लीटली फॉल्स आपने जान लिया, पता है ये आपका हाइपोथेसिस फॉल्स है, इसके बाद भी आप उसकी काउंटिंग कर लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उसकी काउंटिंग करके एक्सेप्ट कर लिए, तो जहाँ आपने एक्सेप्ट किया वहाँ आपने टाइप सेकंड एरर्स कर दिया, यानी दूसरे प्रकार की आपकी त्रुटि लागू हो गई त्रुटि आपसे। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को गलत होने के बाद भी स्वीकार कर लेते हैं काउंटिंग करके, तो वैसी त्रुटियाँ आपकी क्या कही जाएंगी, टाइप सेकंड। और पहले वाले में आपके क्या था कि नल हाइपोथेसिस सही है, ट्रू है, बट मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर आपकी टाइप फर्स्ट एरर्स। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ कहने का अर्थ है कि सपोज दैट अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है
ये अभी मैंने बात की लड़के लड़कियों की आईक्यू लेवल की। तो सपोज दैट अगर लड़के लड़कियों की आपकी आईक्यू लेवल में मान लेते हैं कि अंतर नहीं है, ऐसा मैंने टॉपिक बना लिया, अपना एक हाइपोथेसिस बना ली। तो यहाँ ऐसे समूह जिसका टी वैल्यू 2.58 से अधिक आ रहा है, ऐसा टी आप ग्रुप जिसका जो टी वैल्यू है, टी वैल्यू आप लोग निकालते ही हैं, तो टी वैल्यू जिसका 2.58 से अधिक आ रहा है, तो हम इस जो हमारी नल हाइपोथेसिस है इसको स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि लड़कियां जो लड़के लड़कियां हैं उनकी आईक्यू में अंतर नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों के आईक्यू में अंतर है। लेकिन मैंने क्या शो किया, टी वैल्यू उसका 2.58 से अधिक आ रहा है, तो हमने स्वीकार कर लिया कि इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस ऐसे जो आपके एरर्स होते हैं, जो इस प्रकार के आपके एरर्स होते हैं, उनको टाइप 2 एरर्स कहा जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टी वैल्यू और टी टेस्ट दोनों थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से निकाले जाते हैं। इस पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, तो बात की मैंने टी वैल्यू की, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम टी वैल्यू 2.58 से अधिक आ रहा है हमारा, तो नल हाइपोथेसिस को वैसी कंडीशन में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इससे पहले क्या था कि टी वैल्यू आपका 1.96 से कम आ रहा है, तो हम सब कुछ रहते हुए भी, सारी सत्यता है, इसकी जांच हम कर रहे हैं, इसके बावजूद हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले एरर्स में आपका 1.96 से कम आ रहा था, यहाँ पे आपका 2.58 से अधिक आ रहा है। क्या आ रहा है, टी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ टी वैल्यू अगर आपका 2.58 से अधिक आ रहा है, तो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, जो नल हाइपोथेसिस बनाई थी, उसको मैंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो क्या है, फॉल्स है। इसके बाद जब मैंने फॉल्स जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ ये शो हो गया कि जो लड़के लड़कियों का बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, उसमें अंतर नहीं है, महत्वपूर्ण रूप से अंतर नहीं है। जबकि दोनों के जो आईक्यू लेवल हैं उसमें वास्तविक रूप से अंतर है, लेकिन मैंने क्या कह दिया कि इसमें अंतर नहीं है। किस आधार पे कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू टी वैल्यू। तो जो टी वैल्यू से हमको मिला, हमने उसके आधार पे कह दिया। यही जो आपकी त्रुटि हो रही है, ये आपकी टाइप सेकेंड एरर्स के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की जो आपकी त्रुटि होती है, जो टाइप सेकेंड एरर्स, जो आपकी एरर त्रुटि होती है, ऐसी जो संभावना त्रुटि है, उसे बीटा से हम शो करते हैं, यानी ग्रीक बीटा। ध्यान दीजिएगा, हम जब भी टाइप ए एरर्स को शो करते हैं तो ग्रीक अल्फा से शो करते हैं, और जब भी हम टाइप 2 एरर्स को शो करते हैं तो ग्रीक बीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये दूसरे प्रकार की जो आपकी एरर्स हैं, ये आपकी जो टाइप सेकेंड एरर्स की मैंने बात की, ये जो आपकी एरर्स हैं इसका सीधा संबंध है कि जितना अधिक आपका लेवल होगा उतनी ही कम मात्रा में त्रुटि की संभावना होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जितना अधिक महत्ता स्तर होगा उतनी ही इस प्रकार की त्रुटि की संभावना अधिक होगी। कहने का अर्थ है कि सपोज दैट अगर 0.5 लेवल पे, 0.5 लेवल पे हम यहाँ 0.1 0.01 और 0.05 है, इट मीन्स कि मैं आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रही हूँ। इस बात पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंस लेवल जब भी आप टी वैल्यू निकालते हैं या क्रुस्कलो वाली टेस्ट निकालते हैं, या अदरवाइज कोई निकालते हैं, काई स्क्वायर निकाल रहे हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल निकाल रहे हैं, एनोवा निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग सिग्निफिकेंस लेवल देखते होंगे, जो आप लोग टेबल में देखते होंगे स्टार्स के। तो जो आप इस लेवल को देखते हैं जहाँ सार्थकता स्तर की बात होती है, मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो आपका 0.5 लेवल की अपेक्षा अगर हम 0.01 लेवल में अगर ये त्रुटि दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम ये त्रुटियाँ आपकी 0.01 लेवल पर अधिक होती हैं। ठीक, यहाँ जो साइकोलॉजिकल आपके रिसर्चेज हो रहे हैं उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहने का अर्थ है कि 0.05 लेवल की अपेक्षा 0.01 लेवल पर इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं ये अधिक होती हैं, और ये आपके जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हो रहे हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है,
हम ये जो दोनों प्रकार की एरर्स की बात किए हैं, निष्कर्षात्मक आपकी त्रुटियों के अंतर्गत टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स की जो मैंने बात की, ये दोनों प्रकार के जो एरर्स होते हैं आपस में संबंधित होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट हैं। तो यहाँ ये जो आपस में संबंधित हैं, इसमें यदि हम प्रथम प्रकार की जो त्रुटि है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पहली, अगर मान लीजिए कि हम टाइप 1 एरर्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो टाइप 2 एरर्स बढ़ने लगता है, और जब टाइप 2 एरर्स को हम कम करते हैं तो टाइप 1 एरर्स बढ़ने लगता है। साथ ही जो दूसरी प्रकार की त्रुटि है, उस कहने का अर्थ है कि जो दूसरी प्रकार की जो आपकी त्रुटि है टाइप 2 एरर्स है, उसको हम कम करना शुरू करेंगे तो टाइप जो 1 एरर्स है उसमें बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ कहें तो इनसे इसके स्वरूप अधिक काफ़ी कहें स्पष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि टाइप 1 एरर्स रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 1 errors rejecting null hypothesis when it is true, but type 2 errors accepting null hypothesis when it is false। है ना विरोधाभासी एक तरह से। मीन्स कि अगर हम बात करें तो वही कहा मैंने कि टाइप 1 एरर्स रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, बट नल जो टाइप सेकेंड एरर्स एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये एक्सेप्ट तब हो रहा है जब वो फॉल्स है, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट तब हो रहा है जब वो ट्रू है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे ऐसे दोनों त्रुटियां होने की संभावनाएं होती हैं, और ये मेजर किया जाता है आपके सिग्निफिकेंस लेवल पे, यानी 0.01 या 0.05 लेवल। क्लियर है?